नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभी वियतनाम की 12 दिनों की ट्रिप को कंप्लीट करके एक नई कंट्री में जा रहा हूँ जिसका नाम है लाओस। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप होने वाला है लाओस के अंदर, जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया की अंडररेटेड कंट्री है। मैं वियतनाम के नोई बॉय एयरपोर्ट से लाओस के वोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ़्लाई कर रहा हूँ। वोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वियंटीन के अंदर है, जो कि कैपिटल है लाओस की। लाओस का फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको इनकी एयरलाइंस दिखा देता हूँ। एक छोटी सी 50 मिनट की फ़्लाइट है, शॉर्ट फ्लाइट है। फ़्लाइट के अंदर आपको खाना भी मिल जाता है और साथ में एक अराइवल फॉर्म भी मिल जाता है, जो कि आपको भर के इमिग्रेशन में देना होता है। लाओस का जो वीज़ा था वो मैंने वियतनाम में ही अप्लाई कर दिया था और स्टिकर वीज़ा मेरा 2 से 3 दिन के अंदर आ गया था। वाटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वियंटीन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। पता भी नहीं चला भाई, विदिन 5 मिनट्स जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद ये लोग जो है ना खाना ले आए, फिर थोड़ी देर बाद पानी दे दिया, फिर उसके बाद जो इमिग्रेशन का फॉर्म दे दिया और भाई फिर पहुंच गए, पता भी नहीं चला। दिन का टाइम है भाई, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी। सिर्फ 5 बजे हैं, अभी 5 बजे का टाइम है भाई। एयरपोर्ट तो बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ है और बेल्ट भी मेरे ख्याल 3 बेल्ट हैं टोटल, जिसके अंदर ये सामान आता है इनका। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओ में मैं एंटर कर चुका हूँ और अभी हूँ वोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, आपको सामने दिखाता हूँ भाई। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। और ये यहाँ पे सिम कार्ड की शॉप है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से सिम कार्ड लेनी है भाई। टैक्सी के चक्कर में मैं बाहर तो निकल गया था, फिर मेरे को ध्यान में आया भाई सिम कार्ड, क्योंकि मैं वियतनाम का सिम कार्ड अभी भी कैरी कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को यहाँ का एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा। हेलो या तो एयरपोर्ट पे जो ई सिम है उसके रेट कुछ इस तरीके से हैं और मेरे फ़ोन में भाई सपोर्ट नहीं करता सिम कार्ड, तो मैं ई सिम ले रहा हूँ। और ये कुछ रेट लिखे हुए हैं। मैंने अभी लिया है 15 दिन का, 30 दिन के लिए 15 GB, ऑलमोस्ट 380 रुपये, ऑलमोस्ट इतना पड़ रहा है मेरे को। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वियतनाम से जब मैं लाओस के लिए फ़्लाई कर रहा था तो मुझसे इमिग्रेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए गए थे। मेरे पास वियतनाम का ई वीज़ा था, इसलिए मुझसे ई वीज़ा की स्लिप मांगी गई थी। मुझसे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए थे, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे थे जिनको बहुत ईजिली क्लियरेंस मिल रही थी। लेकिन जैसे मेरा नंबर आया तो इंडियन पासपोर्ट को देख के उन्होंने मुझसे 3 से 4 मिनट तक सिर्फ बेसिक से क्वेश्चंस को बार बार पूछा। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंडियंस के साथ कुछ ज़्यादा ही चेकिंग होती है, पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पहले कम से कम 8 से 10 लोग खड़े थे लाइन के अंदर इमिग्रेशन में। लोग आराम से एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन जब इंडियंस की बारी आई तो भाई, जब मेरा पासपोर्ट आया तो भाई फिर रोक लिया और पूछने लगे कि भाई अपना ई वीज़ा दिखाओ, अपनी स्टैम्प दिखाओ कहाँ लगी हुई है। मैंने लिखा ये लगी है स्टैम्प, से जाओगे, कब तक आओगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बाकियों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। और ये लाओ की बात कर रहा हूँ, मैं लाओस जा रहा हूँ। तो जब मैं वियंटीन के वोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे यहाँ पे एल जार्ट्स के बहुत बड़े बड़े बैनर नज़र आए। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये पूरा एयरपोर्ट जापान के सपोर्ट से डेवलप किया गया है। मतलब यहाँ टर्मिनल पे जितनी भी सर्विसेज चलती हैं ये जापान और लाओस दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर है। दिल्ली पहुंच चुके हैं लाओस की कैपिटल वियंटीन के अंदर। चल में मैंने बैग रखा है, एक छोटा बैग मेरे पास है अभी भी। अगर आप वियंटीन देखोगे मैप के ऊपर तो आपको दिखेगा कि आप बिल्कुल थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे हो। ये एक मार्केट है जो बिल्कुल मेरे होटल के पास में लगी हुई है। इस जगह को रिवर साइड भी बोलते हैं, क्योंकि रिवर साइड मार्केट, क्योंकि इसके ठीक साथ में जो है वो नदी जा रही है। काफ़ी एकदम लोकल वाली मार्केट है। और मेरे हॉस्टल के अंदर भाई भर भर के जापान के लोग जो हैं वो रुके पड़े हैं। हॉस्टल में एक मेन्यू स्पेशल बना रखा है जिसके अंदर सिर्फ जापानीज़ के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जापान से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये भाई यहाँ के पुलिस वाले लग रहे हैं। उस स्ट्रीट से ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली स्ट्रीट लग रही है, तो इस साइड निकलते हैं। एक ही रोड है जिस पे मैं चलता हुआ आ रहा हूँ अभी पीछे काफ़ी देर से, और ये एक ही रोड है। ये बहुत ज़्यादा जाम थी, अभी ये रोड दिख रही होगी। ये दिस इज वेज, दिस इज वेज, वेजिटेरियन।
बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंच रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं। फ्रेंच तो मेरे को समझ में आता है क्योंकि भाई यहाँ पे फ्रेंच जो थे आए थे और राज करके गए हैं। ये चीज़ इनका खाना है, सी फूड वगैरह खाते हैं ये लोग। बिल्कुल सामने ना आपको एक बुद्धिस्ट टेंपल नज़र आ रहा होगा। उस जो कंट्री है ये 60% जो है वो बुद्धिस्ट है। सामने बुद्धिस्ट एक टेंपल है, बुद्धिस्ट पगोडा है, लेकिन इसके ठीक सामने भाई यहाँ पे चिकन और सी फूड जो है वो बेच रहे हैं ये लोग। तो ये यहाँ की एक छोटी सी मार्केट है जिसके अंदर मैं आया हुआ हूँ, नाइट मार्केट। और ये जो था नोटिस मैं आपको दिखा रहा था, ये यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ लिखा हुआ है एशियन समिट जो अक्टूबर 5 से 11 2024 में हुई है, उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स लगाए गए हैं। और आज 13 हो चुकी है, तो ये ओवर हो चुकी है। लाओस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके आसपास जो देश लगते हैं उनमें से एक है थाईलैंड और एक है वियतनाम, एक है चाइना और एक है म्यांमार। हार्डली मेरे 50 मीटर आगे लेफ़्ट साइड पे एक रिवर जा रही है जिसका नाम है मेकोंग रिवर। इस रिवर के उस पार है थाईलैंड जो कि एक बॉर्डर भी है। ये रिवर एक बॉर्डर का काम करता है और यहाँ से थाईलैंड को देखा जा सकता है। लाओस कंट्री के अंदर ज़्यादातर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे वैलीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कंट्री है, मतलब बहुत सारे पेड़ और पौधे ये सब कुछ है यहाँ पे। सब लोग जानते होंगे हिस्ट्री के अंदर वियतनाम जो था वो फ्रेंच के अंदर था, ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनाइजेशन लाओस के अंदर भी हुई थी। 19वीं सेंचुरी के अंदर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी जब इंडो चाइना फेस था। टाइम पे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे चर्च बनाए। उनमें से एक टेम्पल आपको सामने दिखाता हूँ मैं, ये काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे कल रात को आ गया था और जहाँ मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये पूरी नाइट मार्केट लगी हुई थी। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, ये पूरी की पूरी जो है ना नाइट मार्केट लगी हुई थी और अभी यहाँ पे सारा सामान जो है वो उतारा जा रहा है। और जिस टाइम पे मैं अभी आया हुआ हूँ इस टाइम पे एशियन कंट्रीज़ का जो है समिट चल रहा है। देखो भाई नाइट मार्केट ये लगी हुई थी, यहाँ पे लगी थी नाइट मार्केट कल रात को। अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पे रात का सीन दिखाता हूँ आपको। रात के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त यार यहाँ पे भीड़ थी, सारे लोग थे इस जगह पे और काफ़ी लोकल्स थे और काफ़ी लोकल शॉप्स थी यहाँ पे। और इस जगह पे मैं गया था खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे यहाँ पे रहे थे और उन्होंने रूल किया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रेंच बिल्डिंग से नज़र आने वाली है, फ्रेंच आर्किटेक्चर नज़र आने वाला है इस देश के अंदर। तो लाओ PDR का झंडा और ये सामने जो आपको रिवर नज़र आ रही है और सामने जो आपको मैं एक रिवर दिखाता हूँ, इस रिवर का नाम है मेकोंग रिवर। ये रिवर एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। इस रिवर के उस पार दूसरी साइड पे जो है वो है थाईलैंड। काफ़ी बड़ी नदी है और ये एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है, यानी इस नदी के दूसरी साइड पे जो भी है वो थाईलैंड का हिस्सा आ जाता है। डिफरेंस बताता हूँ, वियतनाम के अंदर सुबह 8 बजे भाई सारी दुनिया जो थी सड़कों पे होती है क्योंकि लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जो देश है इसमें 70% पॉपुलेशन जो है वो जो रिलीजन फॉलो करती है वो है बुद्धिज़्म। कई जगह पे, कई रूरल जगहों पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। अब फ्रेंच क्यों, मैंने आपको रीज़न बता दिया। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन हुई थी तब यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच पॉपुलेशन थी। इसी की वजह से आज भी कई सारी जगहों पे यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कंट्री की वो लाओ है और कुछ चर्च भी हैं यहाँ पे। कुछ लोग जो है एनिमिज़म और क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। डेटा के हिसाब से जो लाओस देश है दुनिया का सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। मैं चुका हूँ एक टेम्पल के अंदर और यहाँ से पता करते हैं, शायद इसकी एंट्री टिकट है, यहाँ से एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। इस जगह का नाम है वॉट चैन, एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। इसी मंदिर के कॉम्प्लेक्स में मैं आ गया हूँ। हालांकि यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ देखी है, लोग चप्पल वगैरह कुछ नहीं उतारते हैं, ऐसे ही शूज़ वूज़ के अंदर जो है अंदर निकल जाते हैं। देश की एक हिस्ट्री बताता हूँ। लाओस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए थे जब वियतनाम वॉर हुई थी। USA ने इस जगह पे बहुत सारे बॉम्ब्स को जो है वो गिराया था। इसी वजह से ये वर्ल्ड्स मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री भी कहलाती है, हेविली बॉम्ब्ड कंट्री। अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो थे वो आज भी इस देश के अंदर बहुत जगह पे गिरे हुए हैं। टेंपल जो इनके होते हैं ना अलग ही स्टाइल के बने होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। सेंट्रल लाओस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे बड़े जंगल्स हैं
जहाँ पे अभी भी माना जाता है कि कई सारे बॉम्ब्स, कई सारे माइंस जो यूएसए ने इस जगह पे गिराए थे वो आज भी इस जगह पे हैं। जगह पे जो है जंगल बन चुका है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। कि जंगलों में अगर जाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये सब आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। आज भी इस जगह पे बॉम्ब्स हैं।